अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ECL इजी कंप्यूटिंग लेक्चर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे KNN क्लासिफिकेशन की और एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू हम देखेंगे कि KNN क्लासिफिकेशन की को यूज़ करके हम किस तरह किसी भी डाटा सेट को क्लासीफाई कर सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन होती क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि KNN के नियरेस्ट नेबरहुड क्लासिफायर किस तरह काम करता है। उसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल के ऊपर हम KNN क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे और उसकी वर्किंग पे ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो तब पैदा होती है कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या सैंपल है तो उसको हमने कोई स्पेसिफिक क्लास या ग्रुप असाइन करना है। तो उसको असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है या सैंपल है उसके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो उन एट्रीब्यूट्स की बेस पे उनके फीचर्स को देख के, उनके एट्रीब्यूट्स को देख के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम ये डिसाइड करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करता है या किस स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर हम इसकी कॉमन क्लासिफिकेशन की एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि हमें जीमेल सब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ ईमेल्स हमें स्पैम के तौर पे आती हैं और कुछ नॉन स्पैम के तौर पे आती हैं। उसके अंदर हमने उनकी एट्रीब्यूट्स की बेस पे जीमेल ने डिफाइन किया हुआ है कि कौन सी ईमेल्स आपके स्पैम के बॉक्स में आएंगी और कौन सी आपके प्राइमरी बॉक्स के अंदर ईमेल्स आएंगी। इसी तरह हमने जो टेस्ट हैं उनकी बेस पे ये देखना है कि कौन से पेशेंट्स हमारे डायबिटिक के पेशेंट हैं और कौन से पेशेंट हैं जो हमारे नॉन डायबिटिक के पेशेंट होंगे। और ये हम किसकी बेस पे करेंगे? उस डिजीज के सिम्टम की बेस पे डिसीजन लेंगे। और एक्चुअली ये हम जो डायबिटिक के पेशेंट को सेपरेट कर रहे हैं या नॉन डायबिटिक के पेशेंट को, या ईमेल स्पैम है या नॉन स्पैम है, ये एक्चुअली हम उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक मॉडल या सिस्टम जो क्लासिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करता है उसे हम कहते हैं क्लासीफायर। जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है वो एक्चुअली रेफर करते हैं क्लासीफायर्स को इन मैथमेटिकल फंक्शन, जो क्या करते हैं, मैप करते हैं इनपुट डाटा को क्लास लेबल के साथ। जैसा कि फिगर 1 के अंदर देखा जा सकता है कि हमारे पास फीचर्स हैं, यानी हर डाटा के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी डाटा सेट होगा उसके जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं या नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो एज अ इनपुट आएंगे। यानी कि जैसा कि हमने आयरिस डाटा सेट की बात की थी क्लास के अंदर, तो उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन के अंदर, ये क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर जो हम इनपुट्स देंगे तो वो हमारी 4 होंगी क्योंकि उसके 4 फीचर्स थे। उसके बाद आउटपुट हैं और क्लास लेबल हैं। तो आउटपुट के अंदर क्लास लेबल, क्योंकि उसके अंदर आयरिस डाटा सेट के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 3 उसकी क्लासेस थी, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्जिनिका, आयरिस वर्सिकलर। तो इसके अंदर जो आउटपुट है फिर वो आपकी 3 क्लासेस होंगी। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लें कि जूसर मशीन है। जूसर मशीन के अंदर अगर हमने उसको इनपुट देनी है, हम तो क्या करते हैं, हमने सपोज कर लें किसी भी फ्रूट का जूस चाहिए, हमें गाजर का जूस चाहिए, तो हम गाजर को एज अ इनपुट देंगे और जो मशीन जो भी प्रोसेस अंदर परफॉर्म करती है वो क्लासिफिकेशन मॉडल भी उसी तरह कोई ना कोई फंक्शनैलिटी, कोई ना कोई फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा और इन दी एंड जूसर मशीन हमें लिक्विड फॉर्म में जो हमें जूस प्रोवाइड करेगी वो हमारी आउटपुट होगी। इसी तरह जो क्लासिफिकेशन मॉडल है वो अपना फंक्शनैलिटी वगैरह परफॉर्म करेगा और इन दी एंड हमें ये बताएगा कि ये जो आपके फीचर्स हैं उनकी बेस पे जो आपने सैंपल पहला दिया वो सैंपल किस क्लास से बिलोंग करेगा, कि आया वो क्लास ए से बिलोंग करेगा, आया वो क्लास बी से बिलोंग करेगा या आया वो क्लास सी से बिलोंग करेगा। क्लासिफिकेशन टास्क के अंदर जो क्लासीफायर है वो सिस्टमैटिकली बिल्ड करता है क्लासिफिकेशन मॉडल को
किसको यूज करके, इनपुट डाटा सेट को। अब जो इनपुट है, मैंने आपको फिर बताया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स हैं किसी भी डाटा सेट के, वो एज अ इनपुट काम करते हैं। इसके अंदर जो ई सिस्टमेटिक मेथड है वो इंगेज होता है एक लर्निंग एल्गोरिदम के साथ। जैसे कि मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल दी थी बच्चे की, कि एक बच्चा है जब वो छोटा होता है 3 से 4 माह का, उसके माँ बाप उसको बैठना सिखाते हैं और उसके बाद उसको क्रॉलिंग करना सिखाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको चलना सिखाते हैं। ये सारी स्टेजेस उसकी लर्निंग की स्टेजेस हैं। और जब वो लर्न कर जाता है तो वो बच्चा ट्रेन हो जाता है। ट्रेन होने के बाद फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम के अंदर भी हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो लर्निंग एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट करता है रिलेशनशिप किसके दरमियान, जो फीचर्स हैं उस डाटा के और जो उसकी क्लास लेबल है उसके दरमियान इनपुट डाटा के वो रिलेशनशिप फाइंड करेगा। और उसके बाद क्या करेगा कि जो लर्निंग एल्गोरिदम है वो शुड फिट इनपुट डाटा एज वेल एज द प्रिडिक्ट द क्लास लेबल। वो जो भी हम उसको ट्रेनिंग के अंदर डाटा उसको देंगे लर्निंग एल्गोरिदम को, वो उसकी मैपिंग करेगा कि कौन से फीचर्स की बेस पे ये जो सैंपल है वो किस क्लास से बिलोंग करेगा। और ये सारा काम अनसीन रिकॉर्ड के लिए वो करेक्टली जो लर्निंग एल्गोरिदम है वो परफॉर्म करता है। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय प्रेजेंटिंग सेट ऑफ इंस्टांसेस पेयर। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो हमारा डाटा है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेनिंग डाटा और एक को हम कहते हैं टेस्टिंग डाटा। अब अगर हम डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के अंदर डिस्कस करें तो कुछ लोगों ने 70:30 से डाटा लिया होता है। 70 रेशो ट्रेनिंग डाटा है और 30 रेशो टेस्टिंग डाटा है। और कुछ इसके अंदर क्रॉस वैलिडेशन का यूज करते हैं जिसके अंदर 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है, 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है। तो इसकी बात हम आगे जाके करेंगे। तो इसके अंदर फिर क्या होता है कि ट्रेनिंग डाटा के अंदर आपके पास इनपुट फीचर्स आते हैं और क्लास लेबल आते हैं, जिसकी बेस पे आपने क्या करना है कि द एम इज टू डेवलप फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर एंड क्लास लेबल टू कैप्चर पैटर्न डाटा थ्रू एन आइटरेटिव लर्निंग प्रोसेस। अब क्या है, क्योंकि ये जो है लर्निंग एल्गोरिदम है ये आइटरेटिव प्रोसेस के थ्रू लर्निंग इसकी होती है, यानी पहली एक आइटरेशन, दूसरी आइटरेशन, तीसरी आइटरेशन। लाजमी बात नहीं कि आपने एक सैंपल दिया तो आपका एल्गोरिदम है वो फर्स्ट टाइम ही वो डिटेक्ट करके बता दिया कि ये जो आपका सैंपल है किस क्लास से बिलोंग करेगा। तो इसके लिए आइटरेटिव प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस ये होता रहता है। और जब ये एक लर्निंग एल्गोरिदम है वो इन्वेस्टिगेट कर लेता है ट्रेनिंग डाटा को, तो एक ऐसा फंक्शन हमें जनरेट करके देता है जो हमें हेल्प आउट करता है टेस्ट सेट को चेक करने के लिए कि जो टेस्ट डाटा है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। उसके अंदर टेस्ट डाटा के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लासीफायर है उसको उस सैंपल के सिर्फ फीचर्स बताए जाते हैं और उसकी क्लासेस की, क्लास लेबल्स की डिटेल नहीं बताई जाती। तो जो भी हमारा फिर क्लासीफायर ABC है वो हमें उन फीचर्स की बेस पे, क्योंकि उसकी लर्निंग ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी बेस पे फिर हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये जो गिवन सैंपल आपने उसको दिया है टेस्ट सैंपल, वो किस क्लास से बिलोंग करेगा। तो अब हम जाके आगे नेक्स्ट KNN क्लासीफायर के ऊपर बात करेंगे K नियरेस्ट नेबरहुड की, जिसे हम कहते हैं विच इज नाउन एज KNN क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। और हम एक डाटा सेट लेंगे और उसके ऊपर KNN क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसके अंदर हम एक टेस्ट सैंपल लेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या करना है, हमें कहा जा रहा है कि परफॉर्म KNN क्लासिफिकेशन, कि जो एक डाटा सेट हमारे पास गिवन है उसके ऊपर KNN क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करें और प्रिडिक्ट करें कि जो हमारे पास x ये वैल्यू एक दी है जिसके अंदर P1 = 3 है और P2 = 7 है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो अगर हम डाटा सेट की बात करें तो इसके अंदर देखें कि हमारे पास 4 सैंपल हैं जिसके अंदर P1 एक एट्रीब्यूट है, P2 दूसरा एट्रीब्यूट है और साथ उनकी क्लासेस बताई गई हैं। और P1 की वैल्यू 7 है, दूसरी P2 की वैल्यू 7 है, वो फॉल्स क्लास से है।
7 4 फॉल्स क्लास से है, 3 4 ट्रू क्लास से है, 1 4 ट्रू क्लास से है। और अगर ये टेस्ट सैंपल की बात करें तो आप ये देखें कि जो टेस्ट सैंपल है वो डाटा सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें इसकी क्लास भी नहीं पता। अगर आप देखें तो P1 3 P2 C इस डाटा सेट के अंदर किसी सैंपल की वैल्यू से मैच नहीं करता। तो अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है या प्रिडिक्ट करना है कि जो सैंपल है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। अब इसके अंदर देखें तो हमारे पास k की वैल्यू 3 दी गई है, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि इससे क्या मुराद है। इससे मुराद ये है कि हमने 3 नियरेस्ट नेबरहुड लेने हैं। तो इससे क्या मुराद है, जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आगे जाके मैं डिटेल में इसके ऊपर बात भी करूंगा, फिर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो अब उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला। ये फार्मूला आपने एफएससी के अंदर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी यूज किया होगा, जैसा कि मैंने इसके अंदर लिखा है x2 - x1 होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर जो x2 है या y2 है वो शो कर रहा है ऑब्जर्व वैल्यू को, और x1 और y1 एक्चुअल वैल्यू को। ऑब्जर्व वैल्यू से क्या मुराद है? ऑब्जर्व वैल्यू से मुराद वो वैल्यू है जिसको हमने यूज करके ये प्रिडिक्ट करना है कि उसकी क्लास कौन सी है। जो x की वैल्यू बाहर दी थी, जिसका हमने ये चेक करना है कि उसका क्लास लेबल कौन सा है, कि वो ट्रू क्लास से बिलोंग करता है या फॉल्स क्लास से। तो वो वैल्यू इधर यूज होगी x2 और y2 के अंदर, जिसको नाम दिया जाता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू का। और एक्चुअल वैल्यू से मुराद वो ओरिजिनल डाटा सेट है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। वो जो 4 सैंपल हैं, 2 फीचर्स हैं और आगे उनकी क्लासेस के बारे में बताया गया है। तो इस यूक्लिडियन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर हम हर सैंपल की 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम हर सैंपल की वैल्यू यूक्लिडियन डिस्टेंस के फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो अगर आप इधर देखें तो लिखा हुआ है d of x, 1 से मुराद ये है कि फर्स्ट सैंपल की वैल्यू अब हम इधर पुट करेंगे 3। अब देखिए जो 3 है ये वाला, और ये जो नेक्स्ट, क्योंकि फार्मूला था x2 - x1 और y2 - y1, ये जो 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो टेस्ट वैल्यू के अंदर P1 की वैल्यू थी, तो वो है 3। उसके बाद 7 वैल्यू इधर सैंपल 1 के अंदर P1 की वैल्यू है। इस तरह ये वाला जो 7 है प्लस के बाद 7, ये वो है जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू का है, यानी P2 की वैल्यू। और इधर भी जो दूसरी P2 की वैल्यू है वो है 7, तो ये आ गया 7 - 7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया आंसर 4। आप दूसरे सैंपल की बात करेंगे तो उसके अंदर ऑब्जर्व्ड और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो सेम रहेगी, और जो सैंपल 2 की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब सैंपल 2 के अंदर P1 की वैल्यू 7 है और P2 की वैल्यू 4 है, तो वो आ गया। उसके बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर 5 आ गया। तीसरे सैंपल के लिए आपका आंसर 3 आ गया और चौथे सैंपल के लिए आपका आंसर 3.6 आ गया। जब ये आप सारा प्रोसीजर कर लेंगे तो उसके बाद मेन एक जो पॉइंट है जिसको आपने अच्छी तरह देखना है, अंडरस्टैंड करना है, वो क्या है। अब देखें कि जो हमें हमेशा k की वैल्यू है वो 3 दी गई है। अब 3 से मुराद ये था कि हमने 3 नियरेस्ट नेबरहुड लेने हैं। उनको सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपने सबसे स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करना है, यानी आपका जो सबसे छोटा आंसर है पहला पॉइंट आप वो लेंगे, उसके बाद जो उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है वो लेंगे, और उसके बाद आपने उससे बड़ी वैल्यू लेनी है। अगर आपके पास डाटा सेट बड़ा होता तो अगर कहा जाता K5 तो आपने 5 वैल्यू सेलेक्ट करनी थी, K7 तो आप 7 वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब वैल्यू हम इवन सेलेक्ट करेंगे या ऑड, यानी k की वैल्यू क्या इवन हो सकती है नहीं हो सकती, तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो अभी हमने क्या किया, k की वैल्यू 3 थी तो सबसे छोटी वैल्यू 3 थी, उसको सेलेक्ट कर लिया, उससे बड़ी 3.6 थी वो ले ली, और 4 ले ली। अब ये इनके आगे जो फॉल्स ट्रू लिखा है ये किस तरह लिखेंगे। अब देखिए जब आपने वो 3 वैल्यू सेलेक्ट कर ली तो सबसे पहले हमने नियरेस्ट नेबरहुड हमने उसको n1 कह दिया, दूसरे को n2 कह दिया, तीसरे को n3 कह दिया। अब इसके आगे ट्रू किस तरह आया। अब ये देखें कि ये जो 3 वैल्यू आई आपकी, ये सैंपल 3 की वैल्यू थी। अगर हम सैंपल 3 को डाटा सेट के अंदर देखें तो उसका जो क्लास लेबल था वो ट्रू था। क्या था? ट्रू था। तो जब वो ट्रू था तो हमने इधर उसके आगे क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया। अब दूसरा जो नियरेस्ट नेबरहुड है 3.6 है, वो जो वैल्यू आपकी आई है वो चौथे सैंपल की आई है। 4 सैंपल के अंदर भी जो उसका क्लास लेबल जो ओरिजिनल डाटा सेट के अंदर था वो क्या था, ट्रू था, तो वो आपने इधर लिख दिया ट्रू। उसके बाद जो लास्ट वैल्यू 4 है
वो फर्स्ट सैंपल की थी, और फर्स्ट सैंपल का जो ओरिजिनल डाटा सेट के अंदर जो क्लास लेबल है वो है फॉल्स। तो क्या हुआ कि वो जो फॉल्स है वो हमने इधर लिख दिया फॉल्स। अब क्योंकि हमारे पास k की वैल्यू 3 थी तो हमने तीनों के हिसाब से चेक कर लिया। तो अगर आप ये देखें तो आपके पास 2 ट्रू वैल्यू आई हैं और एक फॉल वैल्यू आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी बेस पे फिर आप डिसीजन लेके कहेंगे कि जो आपका टेस्ट सेट जिसके अंदर आपकी p वैल्यू p1 की वैल्यू 3 थी और p2 की वैल्यू 7 थी, वो उसका जो क्लास लेबल होगा वो ट्रू क्लास का होगा। मतलब कि वो जो सैंपल है वो टेस्ट सैंपल वो ट्रू क्लास से बिलोंग करेगा। इसके अंदर हमेशा हम जो है वो ऑड वैल्यू लेते हैं, क्योंकि उससे हमें इजीली आइडिया हो जाता है कि कौन सी वैल्यू, कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो दूसरी से बड़ी होगी। अगर आप और इवन वैल्यू लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपका जो ट्रू और फॉल्स दोनों सेम आ जाते, 2 ट्रू आ जाते 2 फॉल्स आ जाते, तो उस तरह फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब भी आपको k की वैल्यू दी जाएगी तो वो आपको ऑड वैल्यू दी जाएगी। अगर आपके पास 7 सैंपल होते, सपोज कर लें, और अगर आपको k की वैल्यू नहीं दी जाती तो आप k की वैल्यू 7 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे। उसकी बेस पे फिर डिसीजन ले सकते थे कि कौन सा जो सैंपल है, वो जो टेस्ट सैंपल है वो किस क्लास से बिलोंग करेगा। उम्मीद करता हूँ कि जो आज का लेक्चर है आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। और ये क्योंकि हम क्लासिफिकेशन के ऊपर अब टास्क के ऊपर काम स्टार्ट किया है, और क्लासिफिकेशन को करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर KNN के लिए बात की हमने। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम नेव बेस क्लासीफायर को यूज़ करेंगे, और उसके अंदर भी इसी तरह हम एक डाटा सेट लेंगे और एक टेस्ट सैंपल लेंगे, और हम ये क्लासीफाई करेंगे कि वो जो टेस्ट सैंपल है ये आइडेंटिफाई करेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे कि वो जो टेस्ट सैंपल है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। इस वीडियो से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, और आप मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और अपनी कीमती राय भी दे सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।